नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अफेयर पीडिया पर। आज का तारीख है 3 जुलाई 2024 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मतलब आप देखिए, आप मेहनत कीजिएगा ना, तो आप जो चाहिएगा ज़िंदगी में वो प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है? आपका ज़ाहिर-सा बात है कि हर समय हर इंसान का किस्मत अच्छा नहीं होता है। कई बार मेहनत करने से किस्मत अच्छी हो जाती है, ठीक है? तो मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा एकदम अडिग रहिए, ठीक है ना? मतलब जागरूक रहिए। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि डॉक्टर्स डे 2024 कब मनाया गया है? तो 2024 नेशनल डॉक्टर्स डे जो है, ये 1 जुलाई को मनाया गया है। हर एक साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये जो डॉक्टर्स दिवस है, ये 1 जुलाई को हर एक साल मनाया जाता है और ये डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का सम्मान करने के लिए हर साल ये मनाया जाता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर को सम्मानित करने के लिए भारत में यह दिन मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई 1991 को मनाया गया था, ठीक है? और इस बार का जो थीम है वो हीलिंग हैंड्स केयरिंग हर्ट्स। ये इस बार का थीम है हीलिंग हैंड्स केयरिंग हर्ट्स। ये याद रखिएगा। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के बारे में बात करें तो वह एक प्रसिद्ध चिकित्सक, शिक्षक, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे, ठीक है? वह 1948 से 1962 तक पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे और इनका जो जन्म है 1 जुलाई 1882 को पटना बिहार में हुआ था। ठीक है, तो ये जो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय हैं, ये बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 1900 से 1948 से लेकर 1962 तक। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेशनल डॉक्टर्स डे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी की जन्म तिथि पर ये मनाया जाता है। ठीक है, 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे अभी 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में 3 से 4 जुलाई को आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो आज और कल ये जो ग्लोबल इंडिया एआई समिट है, ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ए याद रखिएगा, ठीक है? नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। इसमें प्रमुख एआई विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिक्षा जगत के सदस्यों के भाग लेने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, ठीक है? ये याद रखिएगा। शिखर सम्मेलन भारत एआई मिशन द्वारा उल्लेखित 7 प्रमुख क्षेत्रों में एआई विकास को बढ़ावा पर केंद्रित है, जैसे गणना क्षमताएं, मूलभूत मॉडल, डेटा सेट है, एप्लीकेशन विकास, भविष्य के कौशल, स्टार्टअप, वित्त पोषण और सुरक्षित एआई। ये सब सारे जो मेन है एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन का उद्देश्य एक व्यापक परिस्थिति तंत्र का निर्माण करना है जो एआई नवाचार को बढ़ावा देता है और देश में एआई की जिम्मेदार और समावेशी विकास सुनिश्चित करता है। ठीक है, आर्टिफिशियल एआई है क्या? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में भारत सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद एआई को बढ़ावा देने के लिए जीपीएआई के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सदस्य देशों और विशेषज्ञों की मेजबानी भी करेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और ये नई दिल्ली में आज और कल होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी रवि अग्रवाल जी को सीबीडीटी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, ये याद रखिएगा, रवि अग्रवाल। ठीक है, रवि अग्रवाल जी को सीबीडीटी का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, उन्होंने नितिन गुप्ता का स्थान लिया है जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो गया है। ठीक है, जून 2022 में नितिन गुप्ता जो है सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले थे। अभी ये नितिन अग्रवाल हो गए हैं। ठीक है, ये है नितिन अग्रवाल न्यू चेयरमैन, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ पे प्रज्ञा सहाय सक्सेना, एचएसबीसी गिल, प्रवीण कुमार, संजय कुमार एंड संजय कुमार वर्मा आर अदर मेंबर्स ऑफ द सीबीडीटी बोर्ड। ये कुछ कुछ अलग मेंबर है। सीबीडीटी बोर्ड
में सीबीडीटी बोर्ड में एक चेयरमैन होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं, ये याद रखिएगा। फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द डायरेक्ट टैक्सेस लॉज इन इंडिया, मतलब पूरा जो भी टैक्स का है उसको मतलब देख रेख रखाव के लिए ये होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन अमेरिका स्थित अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए भागीदारी देश बना है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम ए पार्टनर कंट्री फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम ऑफ यूएस बेस्ड स्पेस एक्सप्लोरेशंस एंड रिसर्च एजेंसी? ये जो सेरा है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो स्पेस एक्सप्लोरेशंस एंड रिसर्च एजेंसी। और इसमें भागीदारी देश जो है वो इंडिया बना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ये याद रखिएगा। अमेरिका स्थित अंतरिक्ष अन्वेषण और सुरक्षा एजेंसी सेरा ने भारत को अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का हिस्सा बनाया है। इसके मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत दुनिया भर से 6 नागरिक अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, अंतरिक्ष में जाएंगे। यह कार्यक्रम ब्लू ओरिजिन के सहयोग से क्रियान्वयन किया जाएगा। ब्लू ओरिजिन आपको बता दें जेफ बेजोस की कंपनी है। ठीक है। चयनित नागरिक ब्लू ओरिजिन के पुनः प्रयोजक सब ऑर्बिटल रॉकेट न्यू शेफर्ड 11 मिनट में मिलन की यात्रा अंतरिक्ष में करने के लिए जाएंगे। ठीक है। बाकी सारा चीज तो यही है, जेफ बेजोस के बारे में हमने बता दिया, ब्लू ओरिजिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में 29 जून 2024 को किसान आधारित तौर पर ई संख्याकी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ई संख्याकी पोर्टल जो है ये अरविंद पंघड़िया जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ये याद रखिएगा। ठीक है। पोर्टल को योजना, कार्यक्रम, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और जनता के लिए वास्तविक समय पर इनपुट प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है। और ये देखिए, ये पोर्टल में 2 मॉड्यूल है, अर्थात डेटा कैटलॉग मॉड्यूल और माइक्रो संकेतक मॉड्यूल है। ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनघड़िया 29 जून 2024 को आधिकारिक तौर पर पोर्टल को लॉन्च किए हैं, ये याद रखेगा। तो अभी 16वें जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया हैं, ये भी याद रखेगा। अब 15वें अगर वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे तो वो एनके सिंह थे। ठीक है। चलिए, और ये जो संख्याकी दिवस है ये पीसी महालनोबिस जी के जन्म दिवस पर संख्याकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। और इसी दिन ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। हम लोग प्रीवियस में क्वेश्चंस में दिए देखे थे कल परसों में क्वेश्चंस में कि हाँ ये 29 जून को स्टैटिस्टिक्स दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने आधार वर्ष में संशोधन के लिए 26 संसदीय समिति का गठन किया है। समिति का प्रमुख कौन है? तो समिति का प्रमुख जो है ये हैं विश्वांता गोलदर, विश्वांता गोलदार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बाकी सारे मेंबर्स हैं, ये याद रखिएगा। ये मॉस्पी है, सांख्यिकी और क्रियान्वयन कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खातों के आधार पर वर्ष को संशोधित करने के लिए जो आधार वर्ष है, ठीक है, आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए यहाँ पे विश्वांता गोदार की अध्यक्षता में 26 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेस प्राइस अभी कौन सा चल रहा है तो बेस प्राइस 11-12 को अभी माना जाता है। तो अगर कुछ भी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग बेस प्राइस किसको लेते हैं? अभी 11-12 को लेते हैं, जो कि इसी में संशोधन करने का बात हो रहा है। थोक मूल्य सूचकांक WPI, उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI और उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक जैसे सूचकांकों के लिए वर्तमान जो आधार वर्ष है वो 11-12 लेते हैं। समिति राष्ट्रीय खातों के लिए एक नए आधार वर्ष की सिफारिश करेगी जो कि 2021 होने की संभावना है। ये आधार वर्ष अब बदल जाएगा, है ना, तो ये 2021 हो जाएगा। ठीक है। पहला का मुख्य उद्देश्य है मौजूदा डेटाबेस की समीक्षा और नए डेटा स्रोतों को शामिल करके आर्थिक विश्लेषण और नीति निर्माण की सटीकता को बढ़ावा देना। ठीक है। यह पहल राष्ट्रीय लेखांकन प्रथाओं के आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी और मजबूत अनुसंधान और नीति निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देगी। ठीक है। तो आधार वर्ष चेंज करने का यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है। इसमें देखिए जीसी मन्ना फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का ये डीजी भी थे। चेतन घाटे फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पार्थो राय फ्रॉम NIBM पुणे आर सम प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस कमिटी। ठीक है।
तो ये याद रखिएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बेस ईयर 11-12 माना जाता है, जबकि अब इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब भी कैलकुलेट करेंगे तो बेस ईयर 11-12 ही लेके करना पड़ता है, लेकिन अब इसको चेंज करने का बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया है? तो ये जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया है। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। ठीक है, एकदम एकदम सेम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने टोंक में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों किसानों को 650 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी किसान के खाते में हर साल 2,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजे जाएंगे। राशि 1,000 रुपये, 500 रुपये और 500 रुपये करके 3 किस्तों में दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने पहली किस्त 30 जून 2024 को सीधे हस्तांतरित किया है और अब उसके बाद फिर बाद में किया जाएगा। ठीक है, बाकी सारा चीज यहाँ पे पीएम सम्मान निधि के तहत किसानों को पहले ही प्रति वर्ष 6,000 रुपये करके मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये भजन लाल शर्मा जो है राजस्थान के किसानों को अतिरिक्त दे रहे हैं। इससे किसानों को खाद बीज खरीदने तथा कृषि संबंधी अन्य कार्य करने में सुविधा होगी। राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान का जो राजधानी है वो जयपुर है। उत्तर में यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैप देख लेते हैं। ठीक है, ये मैप है राजस्थान का। इसमें दिल्ली, हरियाणा और पाकिस्तान से भी सीमा साझा होता है। और उसके बाद यहाँ पे गांधीनगर, मतलब गुजरात से भी, मध्य प्रदेश से भी, उत्तर प्रदेश से भी इसका सीमा साझा होता है। ठीक है, भजन लाल शर्मा अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है और कलराज मिश्र जो है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। पहले राज्यपाल की बात करें तो गुरमुख निहाल सिंह थे राजस्थान के, और पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है, जनसंख्या 6.85 करोड़ जनसंख्या है यहाँ पे राजस्थान की। पुरुष जनसंख्या 3.55 करोड़, महिला जनसंख्या 3.29 करोड़। जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। साक्षरता 66.1%, पुरुष साक्षरता 79.2%, महिला साक्षरता 52.1%। राजकीय पशु चिंकारा, राजकीय पक्षी गोंडावन, राजकीय फूल रोहिड़ा। विधानमंडल, अच्छा जिला यहाँ पे 33 है। विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 25 और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10। प्रमुख नृत्य में पनिहारी, डांडिया, ठीक है, और प्रमुख जनजातियां में भील, गरासिया और सहारिया है। दृष्टिकोण के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा जिला धौलपुर है। प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली ये राजस्थान में ही स्थित है। सबसे बड़े खारे पानी का झील सांबर झील ये भी राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर ये भी राजस्थान में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर मेला यहीं पे लगता है अजमेर में। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा और तथा रबजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह ये अजमेर में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। रणथंभौर अभयारण्य ये सवाई माधोपुर में स्थित है राजस्थान में। भारत में 18 मई 1974 को, ये इम्पोर्टेंट है, अपना प्रथम विस्फोट पोखरण राजस्थान में किया था। परमाणु विस्फोट जो किया था वो पोखरण राजस्थान में किया था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, राजस्थान में थार मरुस्थल है। माउंट अब्बू हिल स्टेशन राजस्थान में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये भी राजस्थान में स्थित है। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी। ठीक है, 1727 में राजपूत शासक जय सिंह द्वितीय द्वारा स्थापित जयपुर को किया गया था स्थापित। 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में राजस्थान को शामिल किया गया है। भारत के गुलाबी शहर को शामिल किया गया है, ये याद रखिएगा, 6 जुलाई।
ठीक है। कोटा डोरिया, ये जीआई टैग राजस्थान के है। ब्लू पोट्री ऑफ जयपुर, ये भी राजस्थान के जीआई टैग मिला। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मिला जाता है, मिलता है। किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाना किसी विशेष पदार्थ को मिलता है, ठीक है। उसके बाद कठपुतली ऑफ राजस्थान, ये भी और बीकानेरी भुजिया, फुलकारी, ये सब जीआई टैग मिला राजस्थान के, ठीक है। बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, थेवा आर्ट, उसके बाद मकराना मार्बल, मोलेले क्ले ऑफ राजस्थान, ब्लू पोट्री ऑफ जयपुर। बाकी सारा चीज देखिए, सुजात मेहंदी, ये सब जो है ये राजस्थान के जीआई टैग है, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सब पूछे ही जाते हैं कि जीआई टैग कहाँ का क्या कौन सा किसको मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिक डीमेट खाते की सीमा को मौजूदा 2 लाख रुपए से बढ़ा करके कितने लाख रुपए कर दिया है? तो देखिए, बेसिक डीमेट अकाउंट जो होता है, अच्छा डीमेट अकाउंट होता क्या है? तो डीमेट अकाउंट जो है, आप कभी भी ट्रेडिंग कीजिएगा, मतलब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट मतलब डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो इसी का जो 2 लाख रुपए से जो ये है, इसका लिमिट है, उसको बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है अभी सेबी के द्वारा। और आपको मालूम होगा कि सेबी के द्वारा ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अधिक छोटे निवेशकों को प्रतिभूति बाजार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सीमा बढ़ा दी गई है। संशोधन नियम 1 सितंबर से प्रभावी होंगे, यानी कि ये अभी लागू नहीं होगा, 1 सितंबर को होगा, ठीक है। डीमेट अकाउंट के बारे में हमने बता दिया, बाकी सारा चीज। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव जो है वो सुजाता सैनिक बनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सुजाता सैनिक। हाल ही में सुजाता सैनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। 30 जून 1987 बैच की आईएएस अधिकारी सुजाता सैनिक ने महाराष्ट्र में 64 साल पुरानी परंपरा को तोड़ा है और राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, ठीक है। सैनिक ने अपनी पूर्ववर्ती नितिन करीर से मंत्रालय में मुख्य सचिव का पदभार संभाला, जो अगले साल जून में सेवानिवृत्त होंगे, यानी कि मतलब अगले साल वो ये हो जाएंगी, रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो राजधानी मुंबई है। क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमा, यहाँ पे आप महाराष्ट्र पहले देख लीजिए, इसकी सीमा जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ठीक है, कर्नाटक, उसके बाद यहाँ पे अरब सागर और गुजरात से भी लगता है, गोवा से भी लगता है, ठीक है। तो ये सारा चीज हमने आपको बता दिया। गुजरात, मध्य प्रदेश, सारे केंद्र शासित दादर नगर हवेली से भी लगता है, ये देखिए दादर नगर हवेली से भी लगता है, और दमन और दीव से भी लगता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और वर्तमान में राज्यपाल रमेश बैस हैं। राज्य दिवस 1 मई को मनाया जाता है। प्रथम मुख्यमंत्री वाई वी चौहान थे। राज्यपाल श्री प्रकाश थे। जनसंख्या 11.23 करोड़, पुरुष जनसंख्या 5.82 करोड़, महिला जनसंख्या 5.41 करोड़। जनसंख्या घनत्व 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और लिंग अनुपात 929 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। साक्षरता दर, राज्य का साक्षरता दर 82.3% है और महिला का साक्षरता दर 75.9% है, ठीक है। मुख्य भाषा यहाँ पे मराठी बोली जाती है। प्रमुख त्योहार शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव और काला घोड़ा महोत्सव ये यहीं पे मनाया जाता है मुंबई में। राजकीय पशु गौर है। राजकीय पक्षी घूसर बनमुर्गी है। यहाँ पे जिला जो है 36 है। विधानमंडल द्विसदनात्मक है, यानी कि यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 288, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 48, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 29, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 78। पर्यटन स्थल अजंता एलोरा, एलिफेंटा, कैनेरी गुफाएं, महाबलेश्वर, पालघाट पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में स्थित है, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर ये मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये टॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। और भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट मुंबई में ही स्थित है। और करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ये नासिक में स्थित है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। वर्ष 1995 में मुंबई का नाम बदल करके मुंबई किया गया था।
भारत का हॉलीवुड सिटी मुंबई को कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांता क्रूज मुंबई में ही स्थित है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। ठीक है, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जेएनपीटी पोर्ट कहा जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला बाकी सारा ये सब चीज तो हम यहाँ पे उच्च न्यायालय जो है वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नागपुरी ऑरेंज को जीआई टैग मिला है। पुनेरी पगड़ी को जीआई टैग मिला है। नासिक वैली वाइन को जीआई टैग मिला है। पैथनी साड़ी और फैब्रिक्स को जीआई टैग मिला है। महाबलेश्वर के स्ट्रॉबेरी को जीआई टैग मिला है। नासिक ग्रेप्स को जीआई टैग मिला है। सोलापुरी चादर को जीआई टैग मिला है। ठीक है, कोल्हापुरी, कोल्हापुर जग्गी, इसको भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद अजरा जंसल राइस को जीआई टैग मिला है। तो ये सब बहुत सारे जीआई टैग है, इसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोल्हापुरी चप्पल को भी जीआई टैग मिला है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जहाज रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज, रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज रिम पैक 2024 में भाग ले रहा है? तो आईएनएस शिवालिक जो है हम लोग का, वो इस बार रिम पैक में भाग ले रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आईएनएस शिवालिक रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज रिम 24 में भाग ले रहा है, ये याद रखिएगा। दक्षिण चीन सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर में तैनात एक भारतीय बहुउद्देश्य स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस शिवालिक दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक अभ्यास में भाग ले रहा है। 29वां द्विवार्षिक अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसमें 29 देश और 25,000 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। 27 जून से 1 अगस्त तक हवाई द्वीप में इसका आयोजन किया जा रहा है। 27 जून से 7 जुलाई 2024 तक आयोजन होने वाले अभ्यास के हार्बर चरण में कई सेमिनार, अभ्यास योजना, खेल प्रतियोगिताएं, आपसी डेक यात्राएं आयोजित की जा रही है। रिमपैक 2024 में समुद्री चरण को 3 उप चरणों में विभाजित किया गया है। पहले 2 चरणों के दौरान युद्धपोत बुनियादी और उन्नत स्तर के एकीकृत अभ्यास को पूरा करेंगे और यह आयोजन कौशल स्तर पर एक बड़े आधारिक सामाजिक अभ्यास के साथ समाप्त होगा। उसके बाद आईएनएस शिवालिक एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 6000 टन वजनी स्थिल्थ मिसाइल लॉन्चिंग फ्रिगेट है। ठीक है, यहाँ से इसका मिसाइल लॉन्च हो सकता है। रिमपैक की स्थापना 1971 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था, ये याद रखेगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो आप अगर वीडियो को इसको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।